हमारी उद्देशिका यानी प्रियम्बल, जो संविधान में सबसे पहले आती है। संविधान अगर एक राजनीतिक संवैधानिक दस्तावेज है तो ये उद्देशिका उसका दार्शनिक नजरिया, द फिलोसॉफिक विजन डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस उद्देशिका की नींव शुरुआत में ही संविधान सभा के 5वें दिन 13 दिसंबर 1946 को रख दी गई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को रखा था। ये संविधान सभा अपना पक्का अहद जाहिर करती है कि हम भारत को एक आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत घोषित करते हैं। आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता जनता से ही हासिल होगी और इसकी गारंटी देते हैं कि भारत के पूरे आवाम को सियासी, सामाजिक और आर्थिक इंसाफ, दर्जे, तरक्की और कानून के आगे बराबरी, विचार, इजहार ख्याल, बयान, राय, धर्म, पूजा, नौकरी, संगत और काम की आजादी, माइनॉरिटीज, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरी दबी पिछड़ी जातियों को माकूल सुरक्षा, गणराज्य की सीमाओं और जमीन की अखंडता की हिफाजत, ताकि ये कदीम देश दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना सही सम्मानित स्थान पा सके और तन मन धन से विश्व शांति और मानवता के कल्याण में हाथ बटा सके। आगे संविधान सभा ने जो कुछ भी किया उसका मार्गदर्शक यही प्रस्ताव था, और जब अलग अलग कमिटियों, विद्वानों और सभा के सहयोग से पूरा संविधान बना तो मई सन 1949 में उसकी उद्देशिका भी सामने रखी गई। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. उद्देशिका पर बहस शुरू हुई अक्टूबर 1949 में, जब बाकी संविधान को सोचने, बनाने और लिखने का काम लगभग पूरा हो रहा था। ये वो शब्द थे जो हमारे संविधान में सबसे पहले आने वाले थे। अब हम उद्देशिका यानी प्रियम्बल पर बात करेंगे। मेरे 3 अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं। पहला ये कि हमें प्रियम्बल में लव सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बजाय अ सॉवरेन फेडरल रिपब्लिक या अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक लिखना चाहिए। मौलाना हसरत मोहानी के 2 संशोधन पारित नहीं हो पाए। मेरी तजवीज़ है कि लव सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह हमें यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहना चाहिए, यानी बिल्कुल यूएसएसआर की तर्ज पर। उनके बाकी सारे संशोधन प्रस्ताव भी नामंजूर कर दिए गए। मगर दूसरे सदस्य भी आसानी से मानने वाले कहाँ थे, खास करके श्री HV कामत, जो हमारी उद्देशिका में भगवान को ले आना चाहते थे। भगवान के अलावा महात्मा गांधी का भी मुद्दा था, जो अपने भक्तों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। बात सिर्फ ईश्वर या बापू के नाम की ही नहीं थी। कई लोग बहुत से नए शब्द और विचार उद्देशिका में लाना चाहते थे जो कम महत्व के नहीं थे। सर, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को हमारे संविधान में जगह ही नहीं मिली, जबकि हमारे कई राष्ट्र नेताओं ने कई बार इस शब्द पर बहुत जोर दिया है। मैं कहता हूं कि हमें इस शब्द को अपने प्रीएम्बल में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज के दिल को संबल मिलेगा और साथ ही में वो जो लोफरगिरी हमारे पॉलिटिक्स में घुस आई है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। सर, मैं एक और शब्द पर जोर डालना चाहूंगा और वो है समाजवाद।
सोशलिज्म। मेरा पक्का विश्वास है कि भारत का भविष्य समाजवाद में ही है और मुझे समाजवादी समाज में पूरा यकीन है। 25 साल बाद उनके सुझाए दोनों शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर उद्देशिका में आ ही गए। उधर श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ने कई महत्वपूर्ण नुक्ते सामने रखे। Sir, I feel that the preamble forms one of the most important parts of the Constitution. It lays down the goals to which we are striving and stands as a charter of our freedom and a measure of our success or failure. I do not think that we should be content with considering the masses of our people as sovereign just because once they go to the polls every 5 years, their sovereignty is secure. I feel that in the preamble, mention of that sovereignty should be made. अगले वक्ता थे गांधी जी के समाजवादी शिष्य आचार्य जेबी कृपलानी, जो कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों से अलग विचार रखते थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, हालांकि इस प्रियम्बल पर बहस शुरू की ही बैठकों में होना ज्यादा सही होता, क्योंकि यह संविधान की तमहीद है। इस तरह हमें प्रियम्बल सतर्क कर पाता कि कहीं हम इसके बुनियादी उसूलों से हट तो नहीं रहे हैं। ये उसूल वैसे तो कानूनी या संवैधानिक उसूल नहीं हैं, बल्कि आत्मिक और सैद्धांतिक हैं। अब जमहूरियत या जनतंत्र को ही ले लीजिए। जनतंत्र एक इशारा है इंसान की बराबरी का, भाईचारे का। सियासी रूप से आज हम एक जमहूरियत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम ऐसे अलग अलग वर्गों में बंटे हुए हैं जिनकी सीमाओं को लांघना नामुमकिन सा हो जाता है। मेरा भी यही मानना है कि लोकतंत्र में जाति प्रथा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। लिहाजा हमें जात पात और वर्ग वर्ण को खत्म करना ही होगा, वरना हम कभी जनतंत्र की शपथ नहीं उठा पाएंगे। I shall now ask Dr. Ambedkar to reply. Sir, the point in the amendment which is supposed to make it different from the preamble drafted by the drafting committee lies in the addition of the words, "the people from whom is derived all power and authority." So why don't you accept it? Those members of the House who are worried should not separate the other parts of the amendment from the closing words. We, the people of India, in our Constituent Assembly, this day, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Reading it in that fashion. महोदय, कौन सी जनता? भारत की जनता? उनका तो सवाल ही नहीं उठता। यहां केवल संविधान सभा के सदस्यों की बात हो सकती है। I would like the honorable members to consider a portion of preamble of the Constitution of the United States. We, the people of United States, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. As most members know, that Constitution was represented by a very small body. So I do not understand, unless a man was absolutely pedantic, that a body of people, 292 in number, representing this vast continent in their representative capacity, can't say that they are acting in the name of the people of this country? Does this preamble embody the desire of the House that this Constitution should have its root, its authority, its sovereignty from the people? It certainly does. Therefore, I am not willing to accept the amendment. और इस तरह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में काम कर रही ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया प्रियम्बल पास हो गया और हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। जहां खुशी की लहर थी, वहीं थोड़ा डर भी था। President, sir, coming as I do from a community that has produced Dr. Ambedkar, I feel proud that his capacity has been recognized now.
not only by the Harijans, but by all communities that inhabit India. At one time, dogs and swine might enter the sacred precincts of temples, but the shadow of an untouchable was considered a great abomination. I feel proud, sir, that by the Article 29, that slur has been removed away. सभापति महोदय, ये हो सकता है कि हमारा संविधान अपने इरादे और आकार में लोकतांत्रिक हो, पर लोकतंत्र के मंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार के आदर्श से हम बहुत दूर हैं। अगर हम संविधान की विभिन्न धाराओं को गौर से परख के देखें, फिर भी ये भी विश्वास है कि सारी कमियों के बावजूद हम इस संविधान को सही तरह बरतें तो निकट भविष्य में ना सही 5-10 बरस के अंदर हम देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सकेंगे। तभी देश की जनता इस देश की सच्ची शासक बन पाएगी। सदर साहब, संविधान सभा ने सबसे बड़ा खतरा हर वयस्क को मताधिकार देकर मोल लिया है। मैं ये भी बता दूं कि मैं इसे खतरा क्यों कह रहा हूं। हमारे देश की 85% जनता अनपढ़ है, मगर सदर साहब, फिर भी मैं कहूंगा कि हमने ये खतरा सही अपनाया है, सोच समझ के ये दांव लगाया है, क्योंकि बिना हर वयस्क को मताधिकार दिए हमारा प्रजातंत्र बिल्कुल निरर्थक साबित होता। Mr. President, sir, so far as this Constitution is concerned, the greatest wonder is that we have finished it. I should submit that the Constitution is so badly drafted that it will be a lawyer's paradise. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने तो संविधान का विरोध करने का एक अलग तरीका ही इजाद किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, सर, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना कंडीशनल और आधा अधूरा पूर्ण समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि इसमें हिंदी भाषा और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी चीजें ना होती तो मैं इसका समर्थन कर ही नहीं सकता था। मैं केवल इस बात के लिए संविधान का समर्थन करता हूं कि ये यूनिटरी है, पर फेडरलिज्म, सूबों की एनाटॉमी, पार्लियामेंटरिज्म, एडल्ट फ्रेंचाइज और फंडामेंटलाइज का मैं घोर विरोधी हूं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से यह अपील है कि वो अपनी बात जरा धीरे धीरे कहें। तूफान महल की तरह दौड़ दौड़ मत जा। जी, मैं धीरे धीरे ही बोलता, अगर सदर साहब मुझे अपनी बात कहने का थोड़ा और वक्त देते। खैर, हमारा संविधान सोचने, बनाने और लिखने में सबसे बड़ा हाथ बटाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी ऐतिहासिक वक्ता के रूप में खड़े हुए। I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of the scheduled castes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir Benegal Narsingh Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution. Much greater share must go to Mr. S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Constitution. On the 26th January 1950, India would be a democratic nation, in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people, and for the people. It now remains to put the motion moved by Dr. Ambedkar to the vote of the House. The question is that the constitutions settled by this assembly be passed. The motion is adopted. Bharat Mata ki jai! Bharat Mata ki jai! Bharat Mata ki jai! 24 जनवरी को संविधान सभा आखिरी बार
एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिली। इस दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और इसी दिन नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाना था। लोकतंत्र की परंपराओं की नींव रखते हुए 2 लोग पद के उम्मीदवार बने, प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा ने उसी व्यक्ति को चुना जिसने 3 साल संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया की अगुवाई की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने।